हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम का जो दूसरा जोन था यहाँ पर, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था उसको हम टोटली फिनिश कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम से हम लोग को क्या देखना है, क्या सीखना है, ये सारी चीज़ें। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने आपको कहा था कि वहाँ पर कोई एक केमिकल रिएक्शन थी। वो भी कौन सी केमिकल रिएक्शन थी? वहाँ पर रिवर्सिबल वाली रिएक्शन थी, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाता था, फिर प्रोडक्ट वापस आकर रिएक्टेंट को बनाता था। वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन चल रही थी। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पर आप बताओगे इक्विलिब्रियम बनता था। तो उसको कहा गया भाई एक काम करो, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम का हिस्सा बोलो। फिर कहा गया कि तो आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं आपको बताऊँ, कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जिसे मान लेते हैं AB नाम का। जब उसको हम पानी में डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने आयंस, आयोनिक का मतलब आयन की बात कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आप बताओगे वो अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। मान लेते हैं वो A+ एक्वस और B- एक्वस में डिसोसिएट कर जाता है, अपने आयंस में डिसोसिएट किया। फिर होगा कुछ ऐसे कि ये आयन भी क्या करते हैं, जुड़ करके इसको बनाते रहेंगे। ये टूट करके इनको, ये जुड़ करके इनको, ये टूट करके इनको, ये जुड़ करके इनको। फिर यहाँ पर भी वही सेम कहानी होगी। एक समय आएगा इनके टूटने का रेट और इनके क्या हो जाता है, जुड़ने का रेट क्या हो जाता है, सेम हो जाएगा। टूटना मतलब फॉरवर्ड की घटना है, तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड में रेट। और फिर इनके एसोसिएशंस मतलब जुड़ने का जो रेट होगा उसको बैकवर्ड का रेट कहेंगे, ये इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम बन जाएगी। तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात नहीं बार बार होगी, रेट वगैरह की बात तो कम होगी यहाँ पर। बस ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस होगा जो अपने आयंस में टूटता है। ठीक है, उन्हीं की बात होगी और उनकी ये क्वालिटी होगी, उनके आयन भी जुड़ करके इनको बनाते रहेंगे। मतलब आपका ये जो सब्सटेंस है वो भी एग्जिस्ट करेगा और उनके आयन भी सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर इक्विलिब्रियम बनेगा और इसे पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। और यहाँ पर पहला जो लेक्चर होगा ज़्यादातर इंट्रोडक्शंस पे ही ज़्यादातर चीज़ें आपको मिलेंगी, बेसिक चीज़ें इस चैप्टर में जो यूज़ होगा आगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला हमारा उद्देश्य ये होगा कि इसमें यूज़ होने वाले सभी बेसिक टर्म के बारे में हम सीखें। जब वो हम सीख जाएंगे उसके बाद सारी चीज़ें, चाहे जितना भी टफ हो, चाहे जो भी आपको लगे, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को हम बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो पहला टर्म जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर, उसका नाम होगा यहाँ पर आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन। आप बताओगे किसी सब्सटेंस का अपने आयन में टूट जाना, बताओ उससे अच्छा वर्ड क्या मिल सकता है? यहाँ पर सबसे अच्छा वर्ड आयोनाइजेशन। टूटना तो डिसोसिएशन होता है, तो आप डिसोसिएशन भी कह सकते हैं, या फिर और भी आप बेहतरीन यहाँ पर बोलना चाहे तो उसको आयोनाइजेशन कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये कहा है कि आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन की बात करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस का अपने आयंस में टूट जाना ही क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन। अच्छा सवाल है, क्या कोई भी सब्सटेंस अपने आयंस में टूट जाएगा? मतलब कोई भी चीज़ पानी में डालेंगे वो अपने आयन में ही टूटेगा? ऐसा नहीं होता है। जो अपने आयंस में टूटते हैं, अभी उनके बारे में आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं हमको बता दूं कि उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तो बस एकदम बेसिक सा डेफिनेशन बता रहा हूँ, अभी अगले डेफिनेशन यहाँ पर नीचे मिलेगी। और इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह जो काम कर सकते हैं वो एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं और साल्ट हो सकते हैं। यही इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। मतलब ये जो क्वालिटी है अपने आयंस में टूटने की, ठीक है, वो किसके किसके पास है? एसिड के पास है, बेस के पास और साल्ट के पास पाई जाती है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं आयोनाइजेशन किसको कहते हैं। कहा गया भाई स्प्लिटिंग मतलब टूट जाना, किसको? ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब एसिड बेस साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रोलाइट्स का टूट जाना ही पानी के अंदर, वाटर के अंदर ही कहलाता है उसका आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन। अब सवाल आता है कि हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में तो डाल दिया, वो कितना टूटा है? 10% टूटा है, 20% टूटा है, 100% टूटा है। तो ये कितना टूटा है इसकी जानकारी हमें कैसे होगी? कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो हमें उसके बारे में अगर हम जान ले तो हमें नॉलेज दे देगा कि भाई ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स था, ये जो सब्सटेंस था, इतना ही टूटा हुआ, इतना % ही टूटा है। तो वो कोई और नहीं पता कौन है यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये क्या हो जाता है? ये इक्वल हो जाता है अल्फा की। अगर बात करते हैं यहाँ पर
मोल डिसोसिएटेड एट एनी टाइम, या फिर कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पर कितना मोल टूटा है अपान कितना मोल था। पिछले वाले चैप्टर में भी आपको मैंने अल्फा के बारे में बताया था और सिंपल सी लाइन बताया था, डिसोसिएटेड मोल अपान इनिशियल मोल, कितना टूटा है अपान कितना था। ठीक, अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं तो हम इसका मतलब अल्फा के बारे में जान जाएंगे। तो डिसोसिएटेड मोल मतलब टूटे हुए मोल अपान इनिशियल। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि हम लेके चले थे 100, ऐसे ही मान लेते हैं कोई एग्जांपल, और टूटा कितना, केवल 20, तो ऊपर कितना रखना है, जितना टूटा है। कितना टूटा है 20, तो आप बताओगे ऊपर 20 और नीचे कितना, जितना था, कितना था 100, तो 20 अपान 100 बराबर क्या हो जाएगा 0.2, यही तो आ जाएगा। इसका मतलब उसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है 0.2। अच्छा ये बताओ अल्फा की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूँ मैक्सिमम कितना हो सकता है, पता है कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। कैसे, आपको पता है जितना मोल हम लेके चले अगर उतना पूरा का पूरा टूट गया तो इसका मतलब जितना यहाँ पर है उतना टूट गया। जैसे मान लेते 100 था, इनिशियल कितना था 100 और टूटा कितना 100 के 100 पूरे के पूरे टूट गया, तो हम यहाँ पर टूटे वाले लिखते हैं। तो कितना टूटा है 100, तो यहाँ पर 100 लिखा और इनिशियल अपान कितना कितना था, तो 100 टूटा है, था भी 100, तो 100/100 कितना हो जाएगा 1। तो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है 1। ठीक है, तो देखना यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब कि जो बहुत कम टूटता है, पुअर आयोनाइजेशन पुअर डिसोसिएशन करता है, उनके लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। जैसे मान लेते हैं मैंने अभी आपको कहा, ठीक है, आपने 20/100 किया तो 0.2 आ जाता है। 30 टूटा है 100 लेके चले थे 0.3, 50 टूटा लेके चले थे कितना 100, तो 0.5 आ जाता है। तो अगर आपको पता है जितना लेके चले उससे कम टूटेगा, पूरा का पूरा नहीं टूटा उससे कम टूटा, इसका मतलब उसकी अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। और वो हम कहते हैं वो पुअर आयोनाइजेशन कर रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं टूट रहा, बहुत कम टूट रहा है। फिर कहा कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपने उठा लिया, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो जल्दी टूटना ही नहीं चाहता, अगर टूटा भी तो एकदम माइन्यूट सा बहुत कम टूटता है, आपको पता ही नहीं चलेगा टूटा है कि नहीं टूटा, इतना कम टूटता है वहाँ पर, तो उसको कहते हैं भाई इसका तो वेरी पुअर आयोनाइजेशन हुआ है, ये तो बहुत कम टूट रहा है। उस कंडीशन में हम कहेंगे अगर इनिशियल में 1 था, ठीक, ऐसा कुछ हो जाता है, अगर 1 अल्फा जो हमारा जो टूटा है वो 1 की तुलना में बहुत कम है, ठीक है, 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जब ये कब होता है, जब आपका वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आप यूज़ करते हो, वेरी वेरी पुअर आयोनाइजेशन होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं अल्फा जो आएगा वो 1 के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा है। तो उस कंडीशन में 1 प्लस अल्फा करे या फिर 1 माइनस अल्फा करे तो इसको हम 1 ही मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि याद रखना, जब आपको एक 1 और अल्फा जब बहुत छोटी वैल्यू है तो एक बड़ी वैल्यू में या फिर किसी वैल्यू में बहुत छोटी वैल्यू को जोड़े या फिर घटाएं, तो उसके हिसाब से आपको पता है छोटी वैल्यू का कोई मतलब निकल के नहीं आएगा, उसको हम उसके रिस्पेक्ट में 0 ही मान लेते हैं, ठीक है, और जा करके वही बड़ी वैल्यू को ही लिख देते हैं। तो ऐसा यहाँ पर हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि कितना टूटेगा, कितना टूटा है, ये चीज़ को समझने के लिए कि हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयंस में कितना टूटा है, तो उसको हम कैसे बताते हैं, अल्फा की मदद से। अल्फा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन, डिसोसिएटेड मोल अपान इनिशियल मोल, उसी की जानकारी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। फिर बताया कि अगर कोई हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाए, इसका मतलब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी =1 आ जाता है। अगर वहाँ पर क्या हो जाता है कि हम कुछ लेकर के चलते हैं, कोई सब्सटेंस जितना लेके चले पूरा पूरा टूट गया, और जितना लेके चले पूरा का पूरा टूटने का मतलब क्या हो जाता है कि उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ। 100 लेके चले टूटा कितना 100, तो 100/100 कितना आ जाएगा 1। उस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन हम देखेंगे अगर किसी का भी, तो उसकी वैल्यू को देख करके बता सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है कि वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। 1 से कम आया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, 1 से बहुत ही ज़्यादा कम आए तो वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, और 1 के बराबर ऑलमोस्ट 1 आ जाता है तो इसका मतलब हो जाएगा वहाँ पर क्या, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। चलिए आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, तो अभी तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा हिंट दिया, अब यहाँ पर फिर से देखते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स की सही डेफिनेशंस की हम बात करते हैं, अभी तो बेसिक की बात आती है, तो हम ऐसे सब्सटेंस जिसको पानी में डालते हैं अपने आयंस में टूटने लगते हैं और जुड़ने लगते हैं, तो उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन सही डेफिनेशंस की बात करते हैं हम ऐसा कहेंगे कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका अगर हम एक्वस फॉर्म ले, जलीय विलयन ले, या फिर उसका मोल्टन स्टेट ले, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने को तैयार हो जाए, इसका मतलब वो कौन, कोई और नहीं, वो कौन है, इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर से एक बार, ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो
जिसका मोल्टेन स्टेट या फिर एक्वस फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा सकता है, ठीक है, या फिर कंडक्शन करा सकता है, तो बताओगे वहाँ पर उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स का दर्जा देते हैं। तो चलिए वही आपको बता रहा है, अ कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस हुज एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन स्टेट आर कंडक्टिंग इन नेचर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स, जो करंट के फ्लो को कंडक्ट करा सकता है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकता है, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। लेकिन कौन सी अवस्था में, उसके एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट, ये बात याद रखना वहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करते हैं मेनली दो पार्ट में अगर बांटा जाए, एक ऐसे लोग जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्यों बोला जा रहा है, एक ऐसे लोग जो वीक होते हैं। अभी बताओ, ऊपर बताया स्ट्रॉन्ग का मतलब कि ऐसे लोग जिनको हम पानी में डालते हैं तो वो लगभग पूरा टूट जाते हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 आती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहेंगे, ऐसे लोग जिसको पानी में डाले पूरा नहीं टूटे, मतलब उनकी अल्फा की वैल्यू 1 से कम आती, 1 के बराबर आती है तो स्ट्रॉन्ग, और 1 से कम आती है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाता है। और कह रहे भाई ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो कौन सकता है, तो कहा गया ये 3 लोग हो सकते हैं मेनली। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कह रहा है वो एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकता है और सॉल्ट हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको वहाँ पर क्लासीफाई किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी एसिड हैं, बेस हैं और साल्ट हैं, ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं और ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं। अगर मैं पहला आपको बताऊँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसकी बात चल रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात चले तो याद रखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा कौन, इलेक्ट्रोलाइट्स तो एसिड बेस साल्ट होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में मेनली कौन आता होगा, तो बताओगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में मेनली अगर हम एसिड की बात करें, आएंगे तो तीनों लोग, और उसमें भी अगर एसिड की बात करते हैं तो याद रखना हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, और जब बेस की बात कर रहे हैं मतलब स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर साल्ट जो हो जाता है यही पाते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं ऐसे साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बने हैं, क्योंकि आपको पता है साल्ट किससे मिलकर के बनते हैं, एसिड और बेस, ठीक है, वो हो सकते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस आ जाए, या फिर और क्या कह सकते हैं भाई साहब, अब कह सकते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा कोई भी साल्ट हो, ठीक है, जिसमें से ज़्यादातर केसेस बहुत ऐसे होते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है कि वो बहुत सॉल्बिलिटी बहुत कम रखते हैं। बस ऐसा सारे साल्ट की बात नहीं, क्योंकि साल्ट का वाटर में टूटना, साल्ट हाइड्रोलिसिस का जो केस है वहाँ पर, या फिर कह सकते हैं वहाँ पर अगर हम वाटर को वहाँ पर उसकी सॉल्बिलिटी की बात करते हैं, कोई भी साल्ट लेकर के उसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। अब एक लिए बेसिक जो यहाँ पर चैप्टर में आपका काम चलेगा, बस आप यहाँ पर याद रखना ज़्यादातर साल्ट जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर कोई भी एक हिस्सा आपको स्ट्रॉन्ग नहीं मिल जाए एसिड और बेस, क्योंकि साल्ट एसिड और बेस से ही मिलकर के बनता है, उसमें चाहे साल्ट आपको बताओ कि एसिड वाला हिस्सा स्ट्रॉन्ग मिल जाए, बेस वाला मिल जाए, फिर दोनों मिल जाए, तो आप उनको मान लेना कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं ज़्यादातर केसेस में। ऐसा नहीं कि सभी साल्ट के साथ ऐसा होगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, जैसे HCl हो जाए, HBr, HI, HClO4, H2SO4, HNO3, ये सब नाम आपने सुना होगा, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। बेसिस की बात करते हैं NaOH, आपको पता है फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर के होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम का, बेरियम का, ये हाइड्रोक्साइड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर के होते हैं। और साल्ट की अगर बात करते हैं NaCl, जिससे आपको पता है किससे मिलकर के बना है, NaOH नाम के बेस से और HCl नाम के से, क्योंकि साल्ट में केटायन होता है, केनायन होता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। जो प्लस वाला हिस्सा होता है वो कहाँ से आता है, आप बताओगे, वो साल्ट से आता है, वो बेस से आता है, और जो माइनस वाला हिस्सा कहाँ से आता है, वो एसिड से आता है। ऐसे KCl, NaNO3, K2SO4, ये सब क्या, जैसे K2SO4 है कहाँ से आया, KOH, और SO4 कहाँ से बताओ, H2SO4 से है। तो ये सब के सब यहाँ पर होते हैं। तो सवाल यहीं पर आता है, मैंने आपको पहले ही शुरू में यहाँ पर बताया कि कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो अपने आयंस में टूटेगा, फिर आयंस उसको बनाएंगे, वो आयंस को बनाएगा, ऐसा तभी तो इक्विलिब्रियम डेवलप हो सकता है। तो सवाल ये आता है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वाले लोग भी यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम बना सकते हैं? तो बताओ आपको क्या लगता है, क्या ये लोग भी आयनिक इक्विलिब्रियम बना सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया, हम किसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लगभग 1।
अच्छा ये बताओ, अगर वो स्ट्रॉन्ग है मतलब 100% टूट जाता है, अगर 100% टूट गया मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100% कंप्लीट हो गया। और बताओ क्या इक्विलिब्रियम कभी ऐसे बन सकती है कि कोई किसी एक डायरेक्शन में जाके 100% कंप्लीट हो जाए? नहीं ना, क्योंकि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको ये बताया था कि इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी रिएक्शन चाहे फॉरवर्ड वाली चाहे बैकवर्ड वाली कभी भी किसी डायरेक्शन में, ठीक है, पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, मतलब कंप्लीट नहीं होती। और लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ आयनिक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कहता भाई हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे 100% टूट जाएंगे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा करके 100% डिसोसिएट कर जाता है। तो जिसकी वजह से आप बताओगे वहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, इनके साथ हम कभी आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में स्टेबलाइज नहीं कराई जा सकती। अगर कल को आपसे ऐसा पूछ लिया जाए क्यों, तो आपको पूरी कहानी अभी मैंने आपको सुनाया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, फॉरवर्ड में ही जाकर के 100% डिसोसिएट कर जाते हैं, जिससे फिर वो वापस नहीं आते हैं। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है ये, इसीलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं बन सकते। लेकिन सवाल आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को वीक क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि इनके अल्फा की वैल्यू 1 से कम आ रही होगी या फिर लेस देन 1। तो इसमें कौन से एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स तो ये 3 लोग होते हैं, एसिड, बेस और साल्ट, कौन से लोग होंगे? तो बताओगे एसिड में भी याद रखना कि अब वीक एसिड होगा। कौन होगा? वीक एसिड। बेस में वीक बेसेस होंगे, और सॉल्ट में कुछ स्पेशल सॉल्ट्स हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे वीक एसिड, आपको पता है ऑर्गेनिक वाले ज़्यादातर जो एसिड होते हैं वो सबके सब क्या हो जाते हैं, वीक नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कार्बोनिक एसिड, HCN, एसिडिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, वीक नेचर के होते हैं। और यहाँ पर फिनोल्फ्थेलिन, जब मैं आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो एज अ इंडिकेटर यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये सब के सब वीक होते हैं। और वीक बेसिस की अगर बात करते हैं, आपको पता है डी ब्लॉक वाले ज़्यादातर जो लोग होते हैं, या फिर अमोनियम का हाइड्रोक्साइड्स हो जाए, ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, डी ब्लॉक वाले ज़्यादा मेटल्स, वो ज़्यादातर, सभी नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोग क्या कर जाते हैं, वो जो हाइड्रोक्साइड्स होता है उनका बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आयरन का हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम का, और ये NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है BeOH का होल ट्वाइस, अगर आप ध्यान दें, Be आपको पता है कहाँ का मेंबर है, ये तो भाई S ब्लॉक का है, सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है। इनको तो यहाँ पर रख दिया, इनके फैमिली के सभी लोगों को तो ऊपर रखा गया था स्ट्रॉन्ग में। तो याद रखना BeOH का होल ट्वाइस, आपको पता है सेकेंड ए ग्रुप को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। अगर कभी आपसे सब पूछा जाए क्या सभी मेंबर को हम सेकेंड ए ग्रुप के, S ब्लॉक के सेकेंड ए ग्रुप के सभी मेंबर को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं? तो अब बताओ नहीं, एक को छोड़ करके, किसको? पहला मेंबर, क्या नाम है उसका? बेरिलियम, ठीक है, Be, क्योंकि इसका ऑक्साइड और इसका हाइड्रोक्साइड जो हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये बेसिक नहीं, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या? ये अगर एसिड मिला तो बेस बन जाएंगे, बेस मिला तो एसिड बन जाते हैं, इनके पास डुअल बिहेवियर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई दोनों कैरेक्टर रख रहा है तो कोई एक कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं रख रहा होगा। एसिड भी बन जाते मतलब अच्छे एसिड तो नहीं होते होंगे, बेस भी बन जाते मतलब अच्छे बेस भी नहीं होते होंगे, इसलिए वीक बेस की कैटेगरी में इनको उठा के यहाँ पर रख दिया गया। ZnOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल ट्वाइस, ये सब यहाँ पर आपको बताया गया। अच्छा, साल्ट में याद रखना जितने AgX वाले साल्ट होते हैं सबके सब यहाँ पर रखे गए हैं। और यहाँ पर और बहुत सारे मैंने कहा था केसेस होता है, जैसे BSO4, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर तो मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आपको पता है Ba कहाँ से आया होगा? BaOH का होल ट्वाइस है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और SO4 आपको पता है कहाँ से आया होगा? H2SO4 से आया, जो कि क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन सॉल्बिलिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं यहाँ पर, याद रखना, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये जाकर के पूरा 100%, पानी भी जाकर के 100% डिसोसिएट नहीं होता है, बहुत ही पुअर सॉल्बिलिटी इसकी पाई जाती है। उसके लिए जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पर 2 टर्म बताऊंगा, एक होगा लैटिस एनर्जी, एक होगा हाइड्रेशन एनर्जी। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो चलो अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है, जिसका मोल्टन और एक्वस फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से टाइप, कौन कौन हो सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव कर सकते हैं? एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है और साल्ट हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी अगर 2 पार्ट में बांटा जाए, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग तो पूरा पूरा टूट जाता है और कभी भी हम उनके साथ एक आयनिक इक्विलिब्रियम बना ही नहीं सकते। अब सवाल आता है कि वीक होता है, और वीक 100% नहीं टूटता है। जो 100% नहीं टूटेगा मतलब थोड़ा बहुत टूट करके आयन बनाएगा, वो आयन फिर क्या करते हैं, जुड़ जुड़ करके इसको भी बनाते होंगे, तभी तो 100% नहीं टूट पा रहा है।
और इसका मतलब अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि बताओ कि आयनिक इक्विलिब्रियम हम किसके साथ बना सकते हैं, क्या वीक के साथ बना सकते हैं, बताओ कि 100% इसके साथ बना सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी 100% किसी भी डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्टेबलाइज कराई जा सकती है। तो घुमा फिरा करके हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे जहाँ कहीं पर भी, तो वहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही हमारा फोकस होगा। आया समझ में? तो ये हो जाता है। अभी देखो पूरा बेसिक शायद बेसिक वाले लेक्चर ही यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं, क्योंकि पहला लेक्चर ये होना चाहिए कि उसमें जो भी बेसिक टर्म यूज़ होंगे, अब कहीं पर इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए, वीक आ जाए, स्ट्रॉन्ग आ जाए, ऐसा टर्म है, ठीक है, अब उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए सारे बेसिक वाले टर्म पहले लेक्चर में ही पढ़ाया जाता है। तो चलिए अब सवाल आता है, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स तो बता दिया, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है? हाँ होती है भाई, जिनका एक्वस और मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराने को तैयार हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट्स, और जिनका एक्वस भी फॉर्म उठा लिया, मोल्टन फॉर्म भी उठा लिया और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करा पा रहे, इसका मतलब तब वो कौन हो जाएगा? अब बताओगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब बताओ क्या कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेज हुज एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट इज नॉन कंडक्टिंग नेचर नोन एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब के सब इस लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, जब मैं सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात आई थी, अगर आपको याद हो, मैंने वांट ऑफ फैक्टर बताया था, ऐसी सारी चीज़ें कि हम चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बराबर हो जाए, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे ही लोगों को यूज़ करना पड़ता था, और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते थे तो एक्सपेरिमेंट में कुछ और डाटा आता था और कैलकुलेटेड में कुछ और आता था। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो सोल्यूशन वाला चैप्टर जा करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन, तो उसको स्किप मत करना कभी भी। चलिए, आपने देखा अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मिला जुला के हमें क्या नॉलेज देगा, कितना टूटेगा। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये सारी जानकारी हम किससे प्राप्त करते थे? अल्फा की मदद से करते थे। तो अब हम सवाल ये आता है कि चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर ये अल्फा किन किन बातों पे डिपेंड कर सकता है, मतलब कि अल्फा की वैल्यू कब ज़्यादा हो सकती है, किसकी वजह से कम हो सकती है, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो अब वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर बोला गया है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन। तो पहला फैक्टर कह रहे भाई नेचर ऑफ सोल्यूट। अब बताओ, जैसे आपको टारगेट दे दिया जाए मुझे अल्फा की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो बताओ आप क्या करोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उठाओगे कि स्ट्रॉन्ग? तो आपको पता है अल्फा ज़्यादा चाहिए भैया, तो स्ट्रॉन्ग उठाओ। फिर कह दीजिए मुझे तुम्हें सबसे कम अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो आप इसका मतलब आपने तुरंत समझ लिया हमें कैसा इलेक्ट्रोलाइट उठाना है जो बहुत ही ज़्यादा वीक हो। तो कहने का मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है अल्फा की वैल्यू। ऐसा नहीं कि सबकी अल्फा की वैल्यू हर एक सब्सटेंस का एक ही आएगा, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग आती है। तो अब आप बताओगे यहाँ पर नेचर ऑफ सोल्यूट, अब बताओगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि पुअर डिसोसिएशन करता है या फिर आयोनाइजेशन, जो वीक वाले हैं कहते हैं हम तो बहुत कम टूटते हैं, आप बताओ अगर कम टूटोगे तो अल्फा कम आएगा। देखना सिंपल सी बात है, जिस चीज़ की वजह से आयोनाइजेशन बढ़ जाए वहाँ पर अल्फा ज़्यादा, जहाँ पर आयोनाइजेशन ज़्यादा ना हो तो अल्फा कम, क्योंकि अल्फा किसके ऊपर निर्भर है? आयोनाइजेशन के भरोसे है। ठीक है भाई, अगर आयोनाइजेशन ज़्यादा कराओगे तो हमारी वैल्यू ज़्यादा आएगी, आयोनाइजेशन कम कराओगे तो हमारी वैल्यू कम आएगी। तो अब आपको कहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं ये आपको भी पता है ऊपर, ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन, और कंप्लीट आयोनाइजेशन तो इनकी अल्फा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलो ये तो अभी नेचर ऑफ सोल्यूट या फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे चर्चा हो रही थी। अब सवाल आता है अगला यहाँ पर, क्या नेचर ऑफ सॉल्वेंट का भी रोल है? सॉल्वेंट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम जहाँ पर जिस सॉल्वेंट में डालकर उसको घोलना चाहते हैं, क्या इस बात पे भी अल्फा डिपेंड करेगा? तो यहाँ पर देखो क्या बताता है, कहता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि जैसे NaCl पे अगर हम चर्चा करें, आपको पता है NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl जिसको नमक कहते हैं ना, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। तो ये क्या हो जाता है कि इसको पानी में डाल देते हैं, पता है पूरा का पूरा 100% डिसोसिएट कर जाता है। और अगर वही बात करते हैं कि इनको एक बार बेंजीन भी लिक्विड है, बेंजीन में डाल दिया और वहाँ पर आप घुमाते जा रहे पता चलो घुल ही नहीं रहे, पानी में डाला थोड़ा सा ऐसा 2 बार ऐसा खिलाया उसको, पता पूरा डिजोल्व हो गया। लेकिन वही अगर हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर बेंजीन में डाल रहे हैं तो वो डिजोल्व ही नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पर सॉल्युबल ही नहीं हो पा रहा है। और आपको पता है जब टूटेगा नहीं, सॉल्युबल नहीं होगा, आयोनाइज्ड नहीं होगा,
तो वहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू ज़्यादा नहीं मिलने वाली। तो ये आपको एक एग्जांपल से समझाया जा रहा है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट का क्या रोल है। कह रहे हैं कि NaCl को अगर पानी में डालते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है NaCl का, मतलब एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन NaCl इन बेंजीन, कह रहे अगर बेंजीन में डाल देते हैं ऑलमोस्ट अनडिसोसिएशन ऑफ NaC, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि NaCl वहाँ पर टूटता ही नहीं है, ऐसा कुछ हो जाता है वहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ये तो आपने देखा नेचर ऑफ सॉल्वेंट का। फिर टेम्परेचर से क्या लगता है आपको? टेम्परेचर अगर कहीं पर बढ़ाएंगे आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? आप खुद सोचो। अगर हम किसी को हीट करने लगे, पहले मान लेते 10% टूट रहा, उसके बाद टूट ही नहीं रहा, आपने कहा इसको अभी बताते हैं यहाँ पर, आपने क्या किया उसको, आपने इसको हीट किया तो क्या होगा, हीट उसके पास पहुँची, उसके मॉलिक्यूल के पास पहुँची, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कोई ज़्यादा एनर्जी लेकर के शांत थोड़ी नहीं बैठेगा, तो ये वहाँ पर भागना ही शुरू करेंगे, जिसकी वजह से टूटना शुरू करेंगे। तो ओवरऑल आप बताओगे कि टेम्परेचर बढ़ा करके हम क्या करते हैं, ठीक है, वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से वो पहले से ज़्यादा टूटने लगेगा। 10% था तो टेम्परेचर बढ़ाया 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और भी ज़्यादा टूटने लगेगा, मतलब उसका आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। तो ये लाइन ऐसे याद रखना कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आयोनाइजेशन बढ़ा तो इसी के भरोसे कौन है, अल्फा। आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, घटाया तो घट सकता है। तो ये तीसरा इफेक्ट था। आते हैं चौथे इफेक्ट पे। चौथा इफेक्ट तो अभी तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं आपको ऐसा याद कराऊंगा, फिर अभी ये प्रूफ होकर के भी आएगा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉस है। कह रहे हैं अगर डाइल्यूशन का इफेक्ट देखें, डाइल्यूशन का मतलब आपको पता है, आपको याद है जब मैं आपको पढ़ा रहा था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वहाँ पर मैंने मोलरिटी के टर्म में डाइल्यूशन किया था, फिर नॉर्मेलिटी के टर्म में डाइल्यूशन किया था, M1V1 बराबर M2V2, N1V1 बराबर N2V2, याद आया? ठीक है, तो डाइल्यूशन का सिंपल सा मतलब हो जाता है एडिशन ऑफ वाटर, या फिर सॉल्वेंट जो भी हमारा है उसको हम और ज़्यादा ऐड करते जाएं तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऑन डाइल्यूशन ऑफ वाटर, अगर हम क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट से मान लेते बहुत कम टूट रहा है, कह रहा था हम ज़्यादा नहीं टूटेंगे, केवल 10% टूटेंगे बस, आपने पानी मिला दिया और पानी मिलाते गए, पता चला 10 से 15, 20, 25 ऐसा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये अभी प्रूफ करते हैं कौन, वहाँ पर ओस्टवाल्ड इसको प्रूफ भी कराता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप क्या करते हो, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है और वहाँ पर डाइल्यूशन मतलब पानी आप ऐड करते चले जाओगे, तो एक समय आएगा आप देखेंगे और भी ज़्यादा टूटना शुरू कर देता है, पहले से ज़्यादा टूटने लगता है। तो ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही साथ याद रखना डाइल्यूशन भी बढ़ेगा, और डाइल्यूशन बढ़ा आयोनाइजेशन बढ़ा तो अल्फा बढ़ा, आयोनाइजेशन घटता है तो अल्फा घटता है। लेकिन यहाँ पर डाइल्यूशन करने पर मतलब वाटर को डालने पर आप बताओगे आयोनाइजेशन बढ़ जाता है तो अल्फा की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये तो कहानी हुई, लेकिन हम इनका कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे, तो अभी आगे आपको प्रूफ होगा। यहाँ पर कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट डाइल्यूशन के, मतलब डाइल्यूशन करोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, लेकिन कैसे डिपेंड करता है, अंडर रूट के साथ है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो बताओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिग्री ऑफ डाइल्यूशन के रूट के डायरेक्टली। और याद रखना डाइल्यूशन या फिर हम कहते हैं वॉल्यूम और कंसंट्रेशन के बीच में क्या होता है रिलेशन, उल्टा। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो कंसंट्रेशन घटता है, वॉल्यूम घटा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये क्या कर देता है, डाइल्यूशन के रूट के डायरेक्टली तो कंसंट्रेशन के रूट के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली, क्योंकि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एक दूसरे के उल्टा चलते हैं, वहाँ पर एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा। इसीलिए अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके हैं तो कंसंट्रेशन 100% उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होना चाहिए। ये रूट के साथ हैं तो ये भी रूट के साथ होगा, बस ये डायरेक्टली है तो ये इन्वर्सली हो जाता है। तो ये तो अभी आपको याद रखना है, आगे ये प्रूफ होगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। कह रहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही है, डायरेक्टली अंडर रूट वी के और इन्वर्सली अंडर रूट सी के हो जाता है। चलिए ये सब तो अभी बेसिक चीज़ें हम लोग वहाँ पर देखें। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। चलो यहाँ पर अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ अदर स्पीसीज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर समझें, एक इलेक्ट्रोलाइट्स कोई था यहाँ पर एक्वस मीडियम में पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं यहीं पर एक अदर स्पीसीज डाल देते हैं, अदर कंपाउंड, कोई दूसरा कंपाउंड यहाँ पर इसको डाल देते हैं। तो अब क्या हो सकता है वहाँ पर, वो केसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन आयन इफेक्ट। और यहाँ पर बताया गया इट इज डिफाइंड एज द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज suppressed by addition of
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग कॉमन आयन। इसका मतलब समझो, कॉमन आयन का केस कहाँ पर अप्लाई होगा अगर आपसे बोला जाए तो सबसे पहली बात कह रहे हैं अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अपना आयनिक इक्विलिब्रियम बना करके बैठा था, फिर आप क्या करते हो वहीं पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देते हो। किसको डालते हो? स्ट्रॉन्ग। किसके अंदर? वीक के अंदर। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर आप क्या करते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को डाल देते हैं और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कोई ऐसा आयन बना करके दे रहा है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन से मैच कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये केस किसका हो जाता है? कॉमन आयन इफेक्ट का केस हो जाता है। ऐसा समझे, पहली बात तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है ये आपने समझा, ठीक है। वीक में क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। वीक में वीक नहीं काम चलेगा, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम वीक के अंदर डालेंगे किसको? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को डालेंगे, इस बात का ध्यान देना। चलिए अब आते हैं वापस। अब उससे क्या होगा, क्योंकि टॉपिक तो हमारा चल रहा है यहाँ पर क्या, अल्फा डिग्री ऑफ डिफ्यूजन किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, अभी वही टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पर आते हैं कि कह रहे हैं कि मान लेते हैं हमने एक वीक एसिड लिया जो कि एक वीक लिक्विड है, एसिडिक एसिड CH3COH, पानी में डाला तो ये CH3CO माइनस और H+ में टूटा हुआ था, ठीक है, ऐसे अपना इक्विलिब्रियम बना करके बैठा था, ठीक, ऐसा कुछ था। अब वहाँ पर क्या किया गया, ये इक्विलिब्रियम बना के बैठे थे ऐसे, ठीक है। अब वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिया गया, कौन सा? CH3COON ने। याद रहे सबसे पहली बात, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी है, CH3CO माइनस और Na+, ठीक है। ऐसा नहीं आप बताओगे CH3CO दिख गया तो बताओगे ये भी वीक है, नहीं, क्योंकि इसमें जो एसिड यूज़ हुआ है वो एसिडिक एसिड, जो बेस यूज़ हुआ है Na जो है वो कहाँ से आया? NaOH से आया। इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। और जब इसको हमने उसी विलयन में डाल दिया, उसी सोल्यूशन में डाला जहाँ पर ये पड़े हुए थे, अपना इक्विलिब्रियम बना करके मस्त में शांत में बैठे थे, जब इनको डाल दिया तो ये क्या करेंगे आपको पता है, जब टूटेंगे CH3COO माइनस और Na+ दे देंगे। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा ले चैटेलियर्स को भी याद करना। अब बताओ कि ये हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, आप इनको एक ही एरो दिखाओ, एक ही स्ट्रॉन्ग है तो एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप बताओगे ये पूरा का पूरा टूटे होंगे और ये बहुत माइन्यूट सा टूटा होंगे, जितनी कंसंट्रेशन आप यहाँ पर लेके चले इसका कुछ ही हिस्सा टूटा होगा। अब क्या हो जाता है, एक तो थोड़ा बहुत टूट करके इक्विलिब्रियम बनाया तो ऊपर से आपने वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डाला और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, ये भी एसिटेट आयन बना रहा है और ये भी क्या कर रहा है? एसिटेट आयन बना रहा है वहाँ पर। तो ये दोनों सेम आयन बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा केस हो जाएगा? कॉमन आयन। एक वीक से है और एक स्ट्रॉन्ग से। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा अगर मैं आपको बताऊँ? फ़र्क कुछ ऐसा होगा कि याद रखना, ये जो वीक वाला है ये स्ट्रॉन्ग वाला है, ये वीक वाला है ये स्ट्रॉन्ग वाला। अब ये जाएगा इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब ये है क्या? प्रोडक्ट, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एक आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। और अगर अभी के अभी अगर आपको ले चैटेलियर्स याद हो, पिछले टर्न पे बताया था, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो आप बताओगे रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन शिफ्ट हो जाती थी? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती थी, याद है आपको? तो रिएक्शन पीछे की तरफ भागने लगती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब फिर से क्या करेगा? CH3COOH बना देगा। अगर उस CH3CO माइनस और H+ में टूटता तो आप कहते हैं कि उसका आयोनाइजेशन बढ़ रहा है, और बल्कि यहाँ पर क्या रहा है, अब इसके आयन जुड़ जुड़ कर पीछे भागना शुरू कर रहा है, तो आयोनेशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो याद रखना, कॉमन आयन की वजह से अब बताओगे आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कॉमन वाले आयन की। इसका मतलब ओवरऑल बताओगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, किसी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और ले चैटेलियर्स ने हमें ये सिखाया कि भाई अगर किसी भी आयंस की अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, आप किसी भी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अगर आप बढ़ाओगे रिएक्शंस में तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी, और पीछे की तरफ जाने का मतलब क्या हो जाता है? उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। आगे जाने पर डिसोसिएशन आयोनाइजेशन बढ़ता है, पीछे आने पर कम हो जाता है। तो वही कहानी आपको यहाँ पर बताया गया, ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कौन यहाँ पर CH3COON ने कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस आयन इंक्रीज करेगा, करे रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन पीछे की तरफ भागना शुरू करे। भाई ये जाएंगे यहाँ पर, अभी क्या करें, इससे मिल करके ये लोग और ज़्यादा एच को पकड़ पकड़ के क्या करेंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ भागेगा, और जब पीछे की तरफ जाएगा तो आयोनेशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और इन्हीं के भरोसे कौन थे? अल्फा, तो अल्फा भी घट जाता है। तो हमने इस केसेस में क्या सीखा बताओ? लास्ट में जब मैं साल्ट
हाँ, क्या सॉल्वेंटी सॉल्वेंटी प्रोडक्ट का केस मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर, और उस कंडीशन में कॉमन आयन का केस आएगा, तब मैं आपको वहाँ पर फिर से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा वो बताओ। यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि कॉमन आयन की वजह से, ठीक है, आप बताओगे यहाँ पर उसकी सॉल्युबिलिटी या फिर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती, घटने लगती है, हर जगह फिट बैठेगा। अगर कॉमन आयन का केस है, और कॉमन आयन का केस क्या होता है, जब वीक में कौन आ जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डाला जाए, तब कॉमन आयन बने। तो वहाँ पर हमेशा याद रखना कि आप बताओगे आयोनाइजेशन उसका घट जाता है, किसका, वीक वाले का आयोनाइजेशन घट जाएगा, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। हमेशा फिट बैठेगा, हमेशा हर जगह, ठीक है। तो कॉमन आयन की वजह से आयोनाइजेशन घट जाता है और अल्फा की वैल्यू भी घट जाती है। चलिए एक और एडिशन, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 5th नंबर का जो इफेक्ट पढ़ा रहा था उसमें यही बता रहा था, ठीक है, एडिशन ऑफ अदर स्पीसीज, अदर सब्सटेंसेज, और उसमें मैंने आपको पहला कॉमन आयन बताया, दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडवर्स आयन इफेक्ट। मतलब इधर कॉमन नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और चीज़ें हम डाल देते हैं, ठीक है। जैसे AgCl है, AgCl भी ऊपर बताया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी, मतलब बहुत ही वीक साल्ट होता है, ये बस थोड़ा बहुत Ag+ और Cl- में टूटा। अब मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। अभी एडवर्स वाले को रोकते, अभी कॉमन आयन को एक और केस देते हैं यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर NaCl डाल दिया, तो NaCl है क्या, अब बताओ, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, Na+ और Cl-। जब AgCl टूट करके ऐसे पड़ा था मस्त में आने के इक्विलिब्रियम बना करके, कोई टेंशन नहीं था उसको, लेकिन आपने बाहर से NaCl डाल दिया। जब NaCl डाल दिया तो यहाँ पर Cl- की कंसंट्रेशन Cl- का, ये भी Cl दे रहा है, ये तो Cl निकाला ही था। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप बताओगे कि अब यहाँ पर NaCl क्या कर रहे हैं, कॉमन आयन बनाता जा रहा है वहाँ पर, और कॉमन आयन बनेगा तो AgCl- को कहेगा तुम अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, Ag से रिएक्शंस करो, Ag+ से, और पीछे भागो और AgCl बनाओ, तो आयोनाइजेशन कम हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो चलो यहाँ पर पहले ये कॉमन आयन का ही, ये कॉमन आयन का ही केस था यहाँ पर, भले एडिंग यहाँ पर पड़ा है, लेकिन पहले कॉमन आयन का दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब बताओगे कंसंट्रेशन ऑफ Cl- क्या हो जाए, NaCl को डालने पर कंसंट्रेशन Cl- का बढ़ जाएगा, और Cl- है क्या, फिर से बताओ, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो रिएक्शन पीछे भागेगी। तो बताओगे रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर रिएक्शन पीछे जा रही है तो बताओ आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले 10% टूटता था, पता चला 5% टूट रहा है। अल्फा की वैल्यू इन्हीं के भरोसे थी, ये घटे तो ये घट जाते हैं, और सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब अब कम घुलेगा। चलो एडिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया या फिर एक्वस अमोनिया ऐसे बोल दें, उसी में डाल दिया जहां पर ये अपना इक्विलिब्रियम बना के बैठे थे। अभी ये वाला केस हटाओ, अब उसी में क्या किया, मस्त इक्विलिब्रियम का बना था, हम बाहर से एक्वस अमोनिया वहीं पर डाल देते। अब क्या होगा, अब क्या अमोनिया किसी से मैच कर रहे हैं, ना Ag+ ना Cl- ना AgCl से, किसी से मैच नहीं कर रहा, तो क्या होगा, कॉमन है तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। अब अगला क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो जाता है कि अमोनिया Ag को पकड़ करके ना वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है, और क्या बना लेते हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस+। तो ये बात ध्यान देना कि अमोनिया यहाँ पर बनने वाले किसी एक आयन जैसे कि Ag+ है उसको पकड़ लेता है, और पकड़ करके उसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अकर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होने लगता है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन तो होने लगता है, लेकिन अगर आप देखो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट जो बन रहा है उसी को रिमूव करता जा रहा है, ऐसा लगे उसको पकड़ पकड़ के खींचता जा रहा है, इसको हटाता जा रहा है। और प्रोडक्ट को अगर रिमूव करने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो इसका मतलब बताओगे कंसंट्रेशन Ag+ का घट जाएगा इस रिएक्शन से, क्योंकि अब इनको तो इसमें चेंज कर दिया जा रहा है ना। तो रिएक्शन शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, अब रिएक्शन आगे की तरफ भागेगी, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जिसकी वजह से बताओगे आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर ये हटा तो बताओ, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इसकी वजह से, तो बताओ ये वाला केस, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटी तो आपको पता है रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन शिफ्ट होती थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि रिएक्शन मैंने आपको बताया था ले चैटेलियर प्रिंसिपल में, जो घटा उसे बढ़ाना चाहेगा, जो बढ़ा उसे घटाना चाहेगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटी तो उसको बढ़ाने के चक्कर में और तेजी से आगे भागेगा, और आगे जैसे से भागेगा Ag+ Cl- टूटता जाएगा, और ये क्या करेगा, Ag+ को पकड़ पकड़ के कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी। और आप बताओगे आयोनेशन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अल्फा बढ़ जाएगा। और आपको पता है फॉरवर्ड में जाना इसका मतलब क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है।
तो यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको ये बताया, ठीक है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन था अल्फा, वो किन किन बातों पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या बताया, फिर से बताओ। आपको बताया नेचर ऑफ सोल्यूट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जैसे आप उसको कौन से सॉल्वेंट डाल रहे हो, वाटर में डाल रहे हो कि बेंजीन में डाल रहे हो, अल्कोहल में डाल रहे हो, एसिटिक एसिड में डाल रहे हो, किस में डाल रहे हैं, कौन सा सॉल्वेंट हम वहाँ पर लेके चल रहे हैं, ये सारी बातों पे भी डिपेंड करता था। फिर मैंने आपको बताया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ जाता था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर डाइल्यूशन करते थे तो डाइल्यूशन करने पर तो भाई आयोनाइजेशन बढ़ जाता है, तो अल्फा की वैल्यू भी बढ़ जाता है। आपको बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डाइल्यूशन के रूट के डायरेक्टली और कंसंट्रेशन के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता था। फिर बात आ गई थी वहाँ पर एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, उसमें कॉमन आयन बताया और एडवर्स आयन बताया। कॉमन आयन की वजह से आयोनाइजेशन घटता है और एडवर्स आयन की वजह से वहाँ पर आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था AgCl की अगर सॉल्बिलिटी को बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक्वस अमोनिया डाल दें। ये आपके NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है कि अगर हमें AgCl की सॉल्बिलिटी को बढ़ानी है तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे। उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि एक्वस अमोनिया डाल दीजिए आप वहाँ पर, तो अमोनिया क्या करेगा, Ag+ को हटाता जाएगा और उसके बाद आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। तो चलिए, अब यहाँ पर काफ़ी बेसिक टर्म्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड ने क्या किया आपको पता है, जब हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, याद आया, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कहता था किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ओस्टवाल्ड ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने क्या किया, उसी कॉन्सेप्ट को उठा करके आयोनिक इक्विलिब्रियम पे पहली बार अप्लाई कर दिया। और जब उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो जा करके क्या पता चला आपको पता है, एक कॉन्सेप्ट निकल के आता था और वो कॉन्सेप्ट इनका ये कहता है कि भाई वो जो कॉन्सेप्ट निकल गया उसी को हम कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और क्या कहता था, कहता था अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, हम उसका डाइल्यूशन करते चले जाएंगे तो उसका आयोनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता चला जाएगा। ये कौन बताया है, ओस्टवाल्ड ने बताया था। कैसे बताया था, उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर दिया था आयनिक इक्विलिब्रियम पर, तब ये बताया। अगर हमसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ ओस्टवाल्ड का जो ये डाइल्यूशन लॉ है ये किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, क्या ये स्ट्रॉन्ग के ऊपर भी लगेगा कि केवल वीक के ऊपर लगेगा। अब बताओ, ये केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर ही लगेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो 100% जैसे पानी में डालो पूरा 100% ही टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि पानी मिलाते जाओगे तो उसका डाइल्यूशन करते जाओगे तो वो और भी ज़्यादा डिसोसिएट करता चला जाएगा। इसका मतलब इनका कॉन्सेप्ट जो है वो केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर देखते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की अगर बात करते हैं, ओस्टवाल्ड वाज द फर्स्ट टू अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन टू आयनिक इक्विलिब्रियम। ओस्टवाल्ड ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने क्या किया कि लॉ ऑफ मास एक्शन को आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर अप्लाई किया। चलो कर दिया तो क्या, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। चलिए अब इनका स्टेटमेंट सुनिए। अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स is diluted, then degree of ionization of solution is increased, is called dilution law। कह रहे हैं कि अगर आप कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, पानी वहाँ पर डालते जाओगे, डाइल्यूशन करते जाओगे, तो उसका कह रहा है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता चला। डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये था इनका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। चलिए हम बात करते हैं इनका फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर करके आ रहे हैं, तो अभी पहले उसके हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादातर मोल से ही क्वेश्चन में चलते थे, ठीक है, मोल से या फिर प्रेशर से चलते थे। अब यहाँ पर मोल से भी मैं लेकर के आपको दिखाऊंगा, लेकिन दूसरा जो मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर कंसंट्रेशन से ही चलेंगे और कंसंट्रेशन से ही वहाँ पर फिर आगे के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बेसिक से ही लेकर चलता हूँ। मान लेता हूँ कोई भी हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो अपने आयंस A+ और B- टूट, कुछ AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स है जो एक कैटायन और एक एनायन बना रहे टूटने के बाद। T = 0 पर हम ऐसा मान लेते हैं इसके 1 मोल थे। कितने थे, 1 मोल।
1 मोल इसका था। और एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम यहाँ पर आती है तो 1 से क्या टूट जाता है, अल्फा। 1 से क्या टूट जाएगा, अल्फा, मतलब यहाँ पर जो भी हिस्सा उसका टूटा है अल्फा। तो हमको पता है यहाँ से कुछ न कुछ टूटता था, पूरा का पूरा अगर नहीं आपको पता है कैसे टूटता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वहाँ पर बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी कराया। तो यहाँ से अल्फा हिस्सा इसका टूटा, तो आप बताओ कि ये भी अल्फा और ये भी अल्फा बनेगा, क्योंकि इसके कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर 1 है, इसलिए 1 की वजह से एक अल्फा, तो यहाँ पर एक अल्फा एक अल्फा। आपको पता है ये मोल था, तो मोल से मोल निकला। और आपको पता है जब मोल से हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन का टर्म बनाते हैं, तो मैंने आपको क्या सिखाया था बताओ, कंसंट्रेशन का टर्म बनाया था कि मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसी से डिवाइड कर दो, आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगा। अगर हमसे ए बी का कंसंट्रेशन पूछा जाए, ये तो इक्विलिब्रियम उसके मोल हैं, तो हमने उसके मोल को टोटल वॉल्यूम जो कंटेनर का था उससे डिवाइड कर दिया, इसके कंसंट्रेशन बन गया। देख रहे हैं, यहाँ पर भी ए का कंसंट्रेशन अगर निकालना है तो उसके मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, बी का उसके मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब बताओ, अगर इसके लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट को लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखेंगे जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते थे। पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब कौन है प्रोडक्ट में, ए प्लस बी माइनस, फिर रिएक्टेंट साइड कौन है, ए बी है, इसको लिख ले। और याद रहे यहाँ पर जो आपको के आई की बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसको हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, के आई को, ए प्लस बी माइनस अपान ए बी, ऐसा कुछ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं के आई बराबर आ जाएगा ए प्लस की कंसंट्रेशन इंटू बी माइनस की कंसंट्रेशन अपान ए बी। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते थे वैसे इनको भी लिखते हैं, ये भी कांस्टेंट ही है, वैसे हम सेम कॉन्सेप्ट से ये भी लगता है, क्योंकि आपको बताया उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से ही वहाँ पर के सी के पी आया था। तो वैसे यहाँ पर के आई, जिसको बस यहाँ पर नाम इनका अब हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना बोल करके इसको हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ऐसे बहुत सारे टर्म यहाँ पर नए नए आपको मिलेंगे। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपको यहाँ पर कहता है, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट है यहाँ पर। और अगर बात करते हैं यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन को पुट करते हैं, ए प्लस की जहाँ पर ये रख दिया, बी माइनस की जहाँ पर ये, और ए बी की जहाँ पर ये, और रख करके जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर एक बी से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा और एक भी बचा रह जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है, यहाँ पर मैंने लिखा। तो के आई बराबर अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा इंटू वी। और आपको पता है ये दोनों लोग हमेशा उल्टे ही चलते हैं एक दूसरे के, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। तो जहाँ पर वॉल्यूम है या फिर डायल्यूशन है तो उसकी जहाँ पर लिखना चाहे 1 अपान सी लिख सकते हैं, वी की जहाँ पर जब हम 1 अपान सी लिखेंगे तो बताओ ये तो सी ऊपर चला जाएगा, और फॉर्मूला क्या बन जाता है ये, तो के आई बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। तो आपको याद रखना, अगर ए बी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स दिखे जो एक केटायन और एक एनायन बना रहा है, और वहाँ पर जब उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पीछे बोलते थे, लिखना हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा आ जाता है। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद रखना, ये आपको ज़्यादा यूज होगा, के आई बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। अच्छा, अब यहीं पर अगर आप ध्यान दें, ठीक है, यही जो फॉर्मूला कह रहे हैं कि एबव रिलेशन इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन फॉर्मूला, इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन फॉर्मूला। अब इसी पे थोड़ा सा और अपडेट करते हैं हम लोग, ठीक है, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला तो हमारे पास ये आ गया ना, ये के आई बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। तो कह रहे हैं इफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज वेरी वीक, मतलब अल्फा इज लेस देन 1, उस कंडीशन में 1 माइनस अल्फा लगभग क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा को हम क्या कर देते हैं, वहाँ पर कह देंगे लगभग ये 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा अगर अल्फा 1 से कम है, अभी सारी चीज़ें मैं बता के आ रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हम 1 में अल्फा को जोड़े या फिर घटाए उसको 1 मान लेते हैं। और अल्फा कम क्यों है, ये हम मान के चल रहे हैं कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ऐसा कह सकते हैं। तो अब 1 माइनस अल्फा की जहाँ पर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, केवल 1 लिख सकते हैं। और जब यहाँ पर 1 लिख देंगे तो आप बताओगे बचेगा क्या, के आई बराबर सी अल्फा स्क्वायर। तो के आई बराबर क्या होगा बताओ, ये सी अल्फा स्क्वायर हो जाता है। और तो अगर हम अल्फा लिखना चाहें तो क्या होगा बताओ, अगर यहीं से हम अल्फा लिखे, अल्फा स्क्वायर बराबर अब क्या बताओगे के आई अपान क्या आ जाएगा, सी।
जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। तो अब यहाँ पर अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के आई अपान सी। और हर किसी को पता है कि सी और वी के बीच में कैसा रिलेशन, उल्टा। अगर जहाँ पर मैंने 1 अपान सी लिखा, अगर मैं इनकी जहाँ पर लिखना चाहूँ 1 अपान वी लिख सकता हूँ, जहाँ पर सी है वहाँ पर 1 अपान वी, वी कहाँ पर चला जाएगा, उल्टा। तो आप बताओगे इसका मतलब ऊपर चला जाएगा, तो आप बताओगे के आई इंटू वी। तो फॉर्मूले को अगर हम ऐसे लिखना चाहें कंसंट्रेशन के साथ तो ये हो जाएगा अंडर रूट के आई अपान सी। डाइल्यूशन या फिर वॉल्यूम के साथ अगर लिखना चाहें तो अंडर रूट के आई इंटू वी, ऐसा हो जाता है। आया समझ में? तो अगर आप देखो यहाँ पर जो भी ऊपर मैंने आपको कहा था इसको याद रखना, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और ये कंसंट्रेशन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ कंसंट्रेशन के रूट के क्या है, इनवर्सली। और ये बताओ डाइल्यूशन के रूट के क्या है, डायरेक्टली। यही तो ऊपर आपको बताया था, अल्फा का रिलेशन इनके साथ क्या होगा, वही आपको बताया गया। वही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर सी और वी के बीच में उल्टा रिलेशन है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट के आई इंटू वी। और इससे ये प्रूफ हो जाता है जो भी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे थे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन के रूट के डायरेक्टली और कंसंट्रेशन के रूट के क्या हो जाता है, इनवर्सली। तो वो किसने प्रूव किया, ओस्टवाल्ड ने प्रूव किया था। कौन सा लॉ लगा करके, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, वो लगा करके वहां पर बताया। चलो वो तो मैंने अभी आपको जो बताया वो एक पहला मेथड था जिससे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने मोल से स्टार्ट किया, लेकिन अब पूरे चैप्टर हम मोल से नहीं चलेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चंस करते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम के लिए ये पहले इतना था फिर टूटा इतना, इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस करेंगे हम कंसंट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। किसे करते हैं, कंसंट्रेशन से ज़्यादातर स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए जो चीज़ अभी मैंने प्रूव करके दिखाई वो और भी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर इसको मान के चलें, फिर से वही सेम साल्ट है या फिर सेम इलेक्ट्रोलाइट से ए बी नाम का, पानी में डाला वो ए प्लस और बी माइनस में टूटा। टी बराबर 0 पर मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन क्या है, सी। टी बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन वहां पर सी है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, मानते हैं एट इक्विलिब्रियम। याद रखना सी से हम क्या निकालेंगे, सी अल्फा। याद रखना पहले अल्फा क्या था, डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल। अगर हम कंसंट्रेशन से लेकर के चलते हैं कंसंट्रेशन, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, देखना हर कोई, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन है कि नहीं भाई, अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये बताओ, ये अल्फा रहा। डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन में ऐसे लिख देता हूं, चलो ऐसे, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन, इनिशियल कितना माना गया, सी। आपको बताया सी से कितना निकलेगा, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन का निकलेगा। तो हमसे पूछा जाए भाई तब ये बताओ डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो बताओ कि सी जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी अल्फा। तो इसीलिए याद रखना यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, सी से क्या निकालते हैं, सी अल्फा निकालते हैं। और जब सी से हम सी अल्फा निकालते हैं तो जितना यहाँ से निकला वही यहाँ पर बनेगा, वही यहाँ पर बनेगा, क्योंकि एक कॉफिशिएंट इनका था, एक कॉफिशिएंट इनका, एक कॉफिशिएंट इनका। तो एक कॉफिशिएंट की वजह से अगर सी अल्फा निकला तो एक कॉफिशिएंट की वजह से सी अल्फा बनेगा, सी अल्फा बनेगा। अब कंसंट्रेशन की ही बात चल रही है, तो बताओ के आई लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस की कंसंट्रेशन इंटू बी माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन ए बी की कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान समझना। ए प्लस की कंसंट्रेशन को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सी अल्फा। और बी माइनस की कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, सी अल्फा, क्योंकि आपको दिख रहा है। और ए बी की कंसंट्रेशन को क्या लिखेंगे बताओ, सी माइनस सी अल्फा, ऐसा कुछ हो जाता है। अब अगर आप यहाँ से सी को कॉमन कर लेंगे, आप यहाँ पर ऐसे ही देखें, ये सी अल्फा इंटू सी अल्फा था। बताओ इन दोनों में से अगर सी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 और यहाँ पर अल्फा। तो इस सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक सी बचेगा, 2 अल्फा, तो मतलब सी अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस अल्फा। तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला, वहाँ पर भी मैंने यही प्रूव किया था, के आई बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या था, के आई बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। के आई बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला अभी ऊपर मैंने जब मोल से स्टार्ट किया तब भी प्रूफ हो गया था, कंसंट्रेशन से किया अभी प्रूफ हो रहा है। और एक चीज़ याद रखना कि हम कंसंट्रेशन से ही चलेंगे, ठीक है। तो के आई बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाता है। चलो अभी जो मैंने आपको सिखाया ये फॉर्मूला जो ओस्टवाल्ड ने बताया, के आई बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है।
तो अब अगर इसको देखा जाए वीक एसिड के ऊपर अप्लाई किया जाए और वीक बेस के ऊपर अप्लाई किया जाए, अगर इसको हम वीक एसिड और वीक बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो अब सवाल आता है कि क्या ये फॉर्मूला किस रूप को पकड़ लेगा। वीक एसिड का मतलब मान लेते हैं जैसे यहाँ पर ऐसे समझना, वीक एसिड की बात आती है, जैसे HA नाम का कोई वीक एसिड होगा, इसको पानी में डालोगे तो आपको पता है ये भी तो ऐसे टूटेगा, एक H+ और एक A-। फिर से वही सेम कहानी अगर यहाँ पर लिखना चाहता हो कि C से C अल्फा निकलेगा, मान लेते हैं इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन C थी तो C से क्या निकला C अल्फा, तो यहाँ पर भी C अल्फा, क्योंकि यहाँ पर मोनो बेसिक एसिड इसको कहा जाता है, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर एक H+ है बस, या फिर ऐसे कह सकते हैं AB टाइप का, जैसे साल्ट था उसी टाइप का एसिड है, एक केटायन एक एनायन। तो यहाँ पर फिर से आप वही सारी चीज़ें पुट करेंगे तो यहाँ पर बस ये है कि जब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वहाँ पर KI बोलते थे, अगर उसमें KI तब बोलते जब हमें पता ही नहीं कौन है, ये एसिड है कि बेस है, साल्ट है, कुछ नहीं पता, आयोडेशन कांस्टेंट। लेकिन अगर वो एसिड है तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, तो एसिड के लिए यहाँ पर Ka लिखेंगे और लिखने का तरीका सेम वही रहेगा, H+ की कंसंट्रेशन माइनस A- की कंसंट्रेशन अपान HA की कंसंट्रेशन, ठीक है, यही तो होगा। तो अब Ka की जहाँ पर अगर हम ऐसे लिखे इक्वल, तो H+ की कंसंट्रेशन को हम क्या लिखने वाले हैं, C अल्फा, यहाँ पर C अल्फा अपान C माइनस C अल्फा, सेम वही जो ऊपर प्रूफ कराया। तो यहाँ पर भी C को कॉमन किया जाएगा और कॉमन करने के बाद अगर यहाँ पर देखेंगे ये कैंसिल हो गया ऊपर वाला C, तो C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर ये। और यहाँ पर जो Ka है इनको अच्छे शब्दों में बोलेंगे, कहेंगे भाई ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब बताओगे यहाँ पर क्या, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, वही आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम, जहाँ पर Ki है वहाँ पर हम Ka लिख देंगे अगर एसिड के लिए देख रहे हैं, और वो भी किस टाइप का, HA टाइप का एसिड हो, मतलब हमारा यहाँ पर एक केटायन एक एनायन हो, टूटने के बाद एक पॉजिटिव वाला बना एक निगेटिव वाला, तो उसके लिए ये फिट बैठेगा वहाँ पर। तो C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, Ka को कहा गया ये कोई और नहीं है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब ये आयोनाइजेशन ही कांस्टेंट है जैसे वहाँ पर वैसे यहाँ पर, लेकिन इनको एक अच्छा नाम दिया जाता है कि भाई एसिड के केस में आते हैं कम, आयोनाइजेशन मत बोलो, यहाँ पर एसिड डिसोसिएशन कह दो, ठीक है, या फिर एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोल दो। और यहाँ पर फिर से कहानी को दोहराया, कह रहे मान लेते हैं ऐसा कभी हो जाए कि एसिड के लिए जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो 1 से बहुत कम आ रही है, अल्फा इज लेस देन 1, इन दैट केस आप क्या करने वाले हो, Ka बराबर C माइनस अल्फा, क्योंकि आपने यहाँ पर इसका मतलब 1 माइनस अल्फा को क्या मान लिया, 1 माइनस अल्फा को 1 मान लिया, तो Ka बराबर क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर हो जाता है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट Ka इंटू अंडर रूट Ka अपान C आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट Ka अपान C आ जाता है। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो सेम जो अभी ऊपर प्रूफ करके आए थे वही सेम चीज़ है, अब उसी फॉर्मूले को हम एसिड पे लगा देते, उसी फॉर्मूले को बेस पे लगा देते, सब कुछ वही रहेगा, बस जहाँ पर Ki था Ka हो जाएगा एसिड के केस में, जहाँ पर Ki था बेस के केस में K भी हो जाता है। तो आपको कहते हैं अगर वीक बेस की बात करते हैं तो Kb बराबर C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा हो जाता है। Kb की बात करते हैं इसको कहते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और यहाँ पर जब अल्फा की बात आती है तो आप बताओगे 1 माइनस अल्फा इज लेस देन 1, तो आपको बताइए यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 माइनस अल्फा को हम क्या कर लेंगे भाई, 1 माइनस अल्फा को हम 1 ही मान लेते हैं। तो Kb बराबर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर और अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट Kb अपान C, यही तो हो जाएगा, अल्फा इक्वल अंडर रूट Kb अपान C हो जाता है। तो ये चीज़ें आ जाती है। तो कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला भी ओस्टवाल्ड ने हमें बताया, हम उस फॉर्मूले के साथ एसिड पे भी जा सकते हैं और बेस पे भी जा सकते हैं, दोनों के लिए अप्लाई होगा। बस याद रहे एसिड HA टाइप का हो और बेस कैसा हो, यहाँ पर BOH माइनस, मतलब एक केटायन एक एनायन टाइप का एसिड हो, एक केटायन एक एनायन टाइप का अगर बेस हो, तो वहाँ पर आपका ये फॉर्मूला फिट बैठेगा और इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये भी बात ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आपको इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स मिलेगा 1:1 रेशो के साथ केटायन एनायन वाला ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ये फॉर्मूला तो प्रूफ किया ना, 2 बार 2 फॉर्मूले से आपको बताया, 2 तरीके से बताया, जब वो आ गया तो ये तो सिंपल ही है, ये तो आ ही जाना चाहिए, है कि नहीं। बस यहाँ पर Ki की जगह पर Ka, यहाँ पर बेस के केस में Kb, इसको बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहाँ पर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो चलिए तब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और अच्छा कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलो अभी तक तो सारी चीज़ें थ्योरी चल रही थी ना, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं आता तब तक मज़ा नहीं आता। तो क्वेश्चन करने के लिए पहले क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट को इकट्ठा किया जाए, फिर वो भी कर लिया जाएगा,
है कि नहीं। चलो अब न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। फॉर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, अगर कोई वीक एसिड है एच टाइप का, फिर से वही कहानी, आपने वहाँ पर ऊपर समझा तो यहाँ पर सारी चीज़ समझ में आएंगी। टी बराबर 0 पर मान लेते हैं इस भाई साहब की कंसंट्रेशन सी थी, अभी यहाँ पर ये टूटे नहीं, कुछ बनाया नहीं, लेकिन एट इक्विलिब्रियम जब आई तो यहाँ से कुछ हिस्सा टूटेगा, सी से सी अल्फा निकाला जाएगा। सी से क्या निकाला जाएगा? सी अल्फा। सी अल्फा मिल करके यहाँ से टूटे हुई कंसंट्रेशन को ही बता रहा है, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन को कौन बता रहा है? सी इंटू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर सी इंटू अल्फा ये बन जाएगा, सी इंटू अल्फा ये बन जाएगा। अच्छा, हमसे पूछा जाए भाई बताओ ये H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? ऐसे अगर यहाँ पर मैं इसे दिखाता, चलो लिखा है सब कुछ वहाँ पर, अब बताओगे सी इंटू अल्फा। मैंने कहा एक काम करो, H प्लस की कंसंट्रेशन को स्क्वायर करो। अब तो भाई अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। फिर क्या कहा गया आपको? एक काम करो, यहाँ पर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, एक सी को अलग करो और यहाँ पर सी अल्फा स्क्वायर बनाओ। आपने कहा ठीक है, कर दिया। फिर अब क्या हो जाता है, कह रहे हैं कि इनको पहचान रहे हो क्या? पहचान रहे हो क्या इनको? तो आप याद करो यहाँ पर के ए बराबर क्या बताया था? सी अल्फा स्क्वायर, आया कि नहीं? ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कहने का मतलब कि हमें पता है के ए बराबर क्या हो जाएगा? सी अल्फा। जब 1 माइनस अल्फा को 1 मान लिया गया था तब, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? के ए अपान के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा को हमने 1 मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के ए बराबर सी अल्फा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम यही लगाएंगे। जब बहुत एक्यूरेट वैल्यू की बात आती है तो 1 माइनस अल्फा की भी वैल्यू भी रखनी पड़ती है, नहीं तो के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब कि H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर बराबर सी। अच्छा बताओ ये सी है क्या? ये इस वीक एसिड की कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं क्वेश्चन लगाते लगाते आपको पता नहीं कौन कहाँ से आए। और इनकी जहाँ पर क्या लिख दे? के ए, के की जहाँ पर सी अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या? के ए, तो लिख दिया के। तो बताओ के ए बराबर क्या आ जाएगा? अब बताओगे H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपान सी, यही तो आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान देना, ये फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज़ कब होगा और कैसे होगा? ये क्या करते हैं, कहेंगे एक वीक एसिड है जिसका पीएच इतना है। अभी पीएच इस चैप्टर में बहुत बड़ा हिस्सा है, वहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो वो दो काम कर सकते हैं, कहेंगे उस एसिड की कंसंट्रेशन आपको बता देंगे सी को, फिर कहता है वहाँ पर H प्लस कंसंट्रेशन इतना है, या फिर उस सोल्यूशन का पीएच इतना, आपको पीएच दे दे। तो याद रखना, अभी के लिए मैं आपको हिंट देता हूँ, लेकिन आगे ये पीएच को डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि H प्लस को सीधा साधा नहीं देते, घुमा फिरा के देते हैं। अगर वो H प्लस की कंसंट्रेशन को पीएच के रूप में दे देते, कह देते हैं यहाँ पर पीएच कुछ भी है, मान लेते हैं पीएच यहाँ पर कुछ भी आपको दे देता है, पीएच दे देता है, तो आप बताओगे कोई दिक्कत नहीं, H प्लस कंसंट्रेशन हम बना लेंगे। और H प्लस कंसंट्रेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जितना भी आपको पीएच बताया गया है उस एसिड का 10 की पावर वही पीएच की वैल्यू को पावर में कर देना, माइनस पीएच कर देना, H प्लस बन जाएगा। फिर उस वैल्यू को यहाँ पर रख देना और एसिड का जो कंसंट्रेशन उससे डिवाइड कर देना, आप के ए निकाल सकते हो। याद रखना, एक फॉर्मूला तो ये है के ए निकालने का, आपको कंसंट्रेशन के साथ साथ अल्फा की जानकारी दे दे। वीक एसिड जो कोई भी है उसका कंसंट्रेशन दे और उसके अल्फा की मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जानकारी दे दे, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर वो क्या करता है, कह रहे कंसंट्रेशन तो दे देंगे लेकिन अल्फा नहीं देंगे, तो फिर आप पूछेंगे तब क्या दोगे? कह रहा है कि मैं आपको यहाँ पर पीएच दूंगा। आपने कहा ठीक है पीएच दे दो, तब भी हम निकाल देंगे। आप पीएच की मदद से क्या करोगे? H प्लस कंसंट्रेशन निकालोगे और आप एक फॉर्मूला और बना के बैठे हैं कि H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर देंगे, फिर एसिड की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से भी हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। H प्लस इंटू ए माइनस की कंसंट्रेशन सी से सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन सी अल्फा, के ए बराबर हमें पता है, अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ऊपर पढ़ के कहाँ पर? ये देखो ये क्या था, के बराबर सी अल्फा, के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर। तो अब बताओगे वही हम जानते हैं, कहा गया ठीक है। तो एक काम करो, दोनों साइड यहाँ पर H प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर किया तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाता है। फिर H प्लस की कंसंट्रेशन स्क्वायर बराबर सी इंटू सी अल्फा स्क्वायर, और आपको पता है सी को तो रख दिया यहाँ पर, और सी अल्फा स्क्वायर को यहाँ पर क्या रख देते हैं? के ए रख देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा के बराबर अल्फा H प्लस की कंसंट्रेशन के स्क्वायर अपान सी आ जाता है। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि H प्लस मेनली गिवन इन फॉर्म ऑफ पीएच। देखो ये चैप्टर में आपको फॉर्मूले मिल सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन अगर आपने एसिड का केस अच्छे से पढ़ लिया तो याद रखना जैसे एसिड का केस उसी से ही मिलता जुलता बेस वाला केस बन जाता है। मतलब भले आपको डबल मिल जाए वहाँ पर, क्योंकि हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, तो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, साल्ट भी हो सकता है। मतलब कुछ भी पढ़ेंगे
पहले एसिड और बेस के लिए पढ़ेंगे, फिर साल्ट का भी केस यहाँ पर पढ़ा जाएगा आगे। तो इसीलिए याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, कि हम अगर एसिड वाले केस को अच्छे से समझ लेते हैं तो बेस वाला तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं यहाँ पर। कह रहे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट से सेम कहानी यहाँ पर भी, ठीक है, कह रहा है सी था, बी ओ एच करके था, यहाँ पर बी प्लस ओ एच माइनस टू था, इनिशियल कंसंट्रेशन सी था, एट इक्विलिब्रियम सी अल्फा टू था, सी अल्फा टू था, सी अल्फा। फिर से कह रहे भाई ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन क्या निकल के आ रही है, ओ एच माइनस का बताओगे तो सी अल्फा है, ठीक है। कह रहे ये तो पता ही होगा के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर, आपने कहा हाँ, तो कहता है फिर से वही सेम टाइप ऊपर की तरफ रख दो, तो के बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन के स्क्वायर अपान सी, मतलब के ए बराबर हमने अभी पढ़ा एच प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपान सी, और के बी बराबर पढ़ा भाई वहाँ पर एच प्लस होता है, बेस के केस में क्या हो जाता है ओ एच माइनस, कहेगा हमारे ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन के स्क्वायर अपान सी, तो यहाँ पर ये हो जाता है। समझ में, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। चलिए, अगर सच में आपको समझ में आया तो आप क्वेश्चन बताइए, बताइए क्या होगा। कह रहे pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द एसिड HQ is 3, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज। कह रहे यहाँ पर HQ नाम का एक एसिड है, HQ नाम का एसिड है, तो मतलब आपको बताया कि ये एक H है, तो मतलब H प्लस और Q माइनस में से टूटने वाले एसिड की बात हो रही है, जिनके pH की वैल्यू दे दी है। कह रहे भाई ये लो pH की वैल्यू 3 पकड़ लो। कह रहे इस एसिड की कंसंट्रेशन, किसकी, एसिड की, मतलब C की वैल्यू आपको दे रहा है 0.1। पूछना क्या चाहता है, कह रहे आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब Ka की वैल्यू बताओ। अब सवाल है तो इतनी जानकारी से कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि हम pH की मदद से क्या निकाल सकते हैं, बताओ भाई। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आएगा, 10 की पावर माइनस pH मतलब -3 बन गया। फिर Ka का फॉर्मूला क्या बताया, H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपान C। H प्लस की कंसंट्रेशन हमने कहा ये बना है 10 की पावर -3, इसका कर देते हैं स्क्वायर अपान C। C का कितना, 10 की पावर -1। भाई इसको हम 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 लिख दिया, और यहाँ पर आपको पता है 10 की पावर -6 हो जाएगा, कैंसिल होगा एक पावर, 10 की पावर -5 क्या आ जाता है, 10 की पावर -5 आ जाता है। तो C वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आया समझ में। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक का मतलब क्या होता है, जो केवल एक H प्लस में टूटता है और एक आयन, एनायन में, एक कैटायन और एक एनायन में टूट रहा है, ठीक है, वो ऐसा भी नाम आपको बता सकता है। मोनोप्रोटिक एसिड है, कंसंट्रेशन कितना है, कह रहे हैं 0.1 मोलर है, इज 0.001% आयोनाइज्ड, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। मतलब यहाँ पर ध्यान देना, हमें C की वैल्यू दे रहा है 1 मोलर है। मोनोप्रोटिक का मतलब मैंने अभी जो आपको बताया था, HA टाइप का एसिड है, जो H प्लस और Ca माइनस में टूटेगा, जैसे जिसका केस हम लोग पढ़ रहे हैं। याद रखना, आपको परसेंटेज दिया है 0.001%, और अगर जिसको नहीं पता वो ध्यान देगा, ये अल्फा नहीं दे रहा है, लेकिन अल्फा को निकालने का रास्ता दे रहा है। जब भी आपको परसेंटेज दे कि इतना परसेंट आयोनाइज्ड हुआ है, तो याद रखना वो अल्फा नहीं होगा। हम जितना भी परसेंट आपको बोला गया, जैसे 0.001 है, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, ये कोई मिस नहीं करना। ऐसा नहीं आप अल्फा की जहाँ पर 0.001 ही रख दिया। तो जितना आपको दिया है परसेंटेज के रूप में, उसको 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका अल्फा बन के तैयार हो जाएगा। आपको बताया 1 2 3, इसका मतलब ये 10 की पावर -3 है, और यहाँ पर ये 10 की पावर 2 था ना, क्योंकि ये 100 है प्लस, और ये 10 की पावर 2। अगर ये दोनों सेम साइन के होते यहीं पर कट जाते, लेकिन अब ये ऊपर जाएगा तो ये भी 10 की पावर +2 से -2, तो पावर इनकी जुड़ जाएगी, 10 की पावर -5। तो आप क्या देख रहे हैं, अल्फा की वैल्यू पता कर लिए, क्या हो जाता है, 10 की पावर -5 है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हर कोई दिमाग लगाओ, जितनी जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है, क्या उससे Ka निकलता है, क्या कोई फॉर्मूला आता है आपको? अब बताओगे हाँ, ये पहले ही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, C अल्फा स्क्वायर। भाई पहली बात तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी आपको दिया गया पहले उसको आप लिख लो, फिर जो पूछा जा रहा है उसका फॉर्मूला लिख लो, और जो पूछा जा रहा है उसके फॉर्मूले में देखना क्या उसके एक ही तरीके से वो निकलता है कि और भी कोई तरीका है।
जैसे अभी आपको बताया H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपान C, एक वो तरीका। एक ये था C और अल्फा की जानकारी दे तो रहा है, C और अल्फा की जानकारी, तो आप ये वाला तरीका लगाओगे अब यहाँ पर। तो C की वैल्यू हमें पता चल गया 1 मोलर मतलब कि 1, और अल्फा की वैल्यू है 10⁻⁻5, इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो बताओगे Ka बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं हम लोग। आपको पता है पॉलीप्रोटिक एसिड क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। अभी मैंने ऊपर अभी जो जस्ट क्वेश्चन किया था, यहाँ पर एक था नाम मोनोप्रोटिक एसिड। इसका मतलब क्या था, प्रोटो का मतलब कहाँ से लिया गया, प्रोटॉन से लिया गया। प्रोटॉन किसको कहते हैं, H+ आयन को क्या बोलते हैं प्रोटॉन। मोनो का मतलब एक, ऐसा एसिड जो केवल एक H+ देता है वाटर में जाकर के एक्वस मीडियम, उसको कहते हैं भाई ये मोनोप्रोटिक। अच्छा अगर कोई दो दे दे तो डाईप्रोटिक, कोई बहुत सारे दे रहा है तो इसको पॉलीप्रोटिक कह सकते हैं। आया समझ में। तो हम ऐसा केस पढ़ने वाले हैं जहाँ पर पॉलीप्रोटिक एसिड का केस होगा। तो क्या होता है वहाँ पर देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। तो पॉलीप्रोटिक एसिड का केस क्या होगा यहाँ पर समझो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए H3PO4 जो कि एक वीक एसिड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, वीक एसिड। तभी तो यहाँ पर पढ़ रहे, स्ट्रॉन्ग होता तो क्यों पढ़ते हैं यहाँ पर। वीक एसिड है, याद रखना यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो इसके पास तीनों के तीनों H क्या है, एसिडिक H है। तीनों H क्या है, एसिडिक H है। ये H3PO4 का केस है। अगर आपको याद हो, इसके मैंने 3 केसेस बताए थे H3PO4 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, H3PO3, H3PO2। ठीक है, अगर हम पहले वाले की बात करते हैं, यहाँ पर X की वैल्यू कितनी है 3, तीनों के तीनों एसिडिक H होते थे। यहाँ पर क्या बताया था आपको 2, भले आपको 3 दिख रहे लेकिन केवल 2 होते थे। यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर भी है लेकिन कितने होते थे 1, ऐसा कुछ वहाँ पर बताया था। ये याद रखना कहीं ना कहीं यूज होता है। लेकिन हम यहाँ पर H3PO4 का केस ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर तीनों के तीनों H क्या है, एसिडिक है। तो ये वीक एसिड है, लेकिन ये क्या कर जाता है, एक बार पहला क्या करता है, कैसे अपने H को तीनों H को तोड़ता है वो देखना है। कह रहे हैं कि पहली बार क्या करता है, अपने एक H को तोड़ेगा और किसमें, H2PO4 माइनस में, क्योंकि आपको पता है एक H+ यहाँ पर निकला, एक माइनस चार्ज भी बचे हुए हिस्से पे आ जाता है। इसको हम कहते हैं यहाँ पर इस दौरान जो भी डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसको कहते हैं Ka1, ऐसा बोल देते हैं क्योंकि एसिड है तो Ka1 बोल देते हैं। फिर H2PO4 माइनस जो है वो फर्दर फिर से डिसोशिएट करेगा, अपने दूसरे H को निकालेगा। अब यहाँ पर क्या, एक माइनस पहले से था, एक H और निकला तो एक और माइनस आ जाएगा, तो बचा हुआ हिस्सा HPO4 2 माइनस हो जाता है। फिर अभी इसके पास एक H और बचा है तो तीसरे स्टेप में निकालता है HPO4 2 माइनस, एक और H निकालता है और यहाँ पर फाइनली पहुँच जाता है HPO4 3 माइनस पे। अगर देखा जाए पहली बार पहला H निकाला था, डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 था, दूसरा निकाला है तो K2 है, तीसरा निकाला है तो K3 है। और अगर आपसे ऐसे कह दिया जाए भाई एक काम करो ना, एक एक करके क्यों निकालते, एक ही बार में सब निकाल लो, तो सबको निकालने का मतलब क्या होगा, हम अगर ऊपर के तीनों रिएक्शन को जोड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपका ये वाली रिएक्शन बन जाएगा H3PO4 क्या करते हैं, 3 H निकाल दिया और यहाँ पर क्या हो जाता है PO4 3 माइनस। और ये कैसे आया पता है, जो हम इनको जोड़ लेते हैं, जब ऐड करते हैं जो अपोजिट साइड होते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस कर दो, HPO4 2 माइनस HPO4 2 माइनस कैंसिल। अब तो इधर रिएक्टेंट साइड कौन बचा है, केवल H3PO4 लिख दिया। इधर देखो HHH तीनों सेम साइड है तो ऐड हो जाएंगे, 3H हो जाएंगे, और यहाँ पर PO4 3 माइनस। तो कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान देना कि जो हम एक एक करके 3 स्टेप में कर रहे थे, कोई पॉलीप्रोटिक एसिड में एक से ज़्यादा स्टेप में सभी H को निकाल रहे थे और एक बार में एक ही स्टेप में सभी H को निकाल दिया। अगर हमसे पूछा जाए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, अगर पहले का, दूसरे का, तीसरे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए, तो याद रखना हम क्या करते हैं, सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर यहाँ पर अब तो बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल जाएगा। अगर आपको याद है केमिकल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर मैंने आपको यही तो बताया था, जब कई रिएक्शंस को जोड़कर एक फाइनल रिएक्शंस बनाई जाती है, वहाँ पर प्रूफ भी किया था सारी चीज़ें। और अगर फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाए तो जितनी रिएक्शन को ऐड किया गया था उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते थे। वही सेम कांस्टेंट यहाँ पर भी है। तो अगर आपको एक पॉलीप्रोटिक एसिड है, एक एक स्टेप करके यहाँ पर एक एक H निकाल रहा है हर एक स्टेप में,
और एक ही बार में सभी H को निकाल दे, मतलब एक फाइनल रिएक्शन जो इन सबको जोड़ के बनती है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाए, तो सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाता था। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको और क्या चीज़ें सीखनी है वो भी ध्यान दो। कह रहे यहाँ पर इस बात का ध्यान देना हर कोई, ये K1 है, K2 है, K3, कह रहे क्या इनकी वैल्यू भी सेम होगी या फिर किसी की वैल्यू ज़्यादा किसी की वैल्यू कम हो सकती है। तो याद रखना जो पहला H निकलता है ना बड़ी तेज़ी के साथ निकलता है, पहला H जो निकलता है बहुत तेज़ी के साथ निकलता है, और H किसी एसिड से जितनी जल्दी निकलेगा वो उसके एसिडिक कैरेक्टर को दर्शाता है। एक एसिड अगर अच्छा एसिड बनना चाहता है तो उसका काम ये होगा वो जल्दी से अपने H+ को पानी में निकाल दे, जब वाटर में जाए वहाँ पर जल्दी से जितनी जल्दी H+ को रिलीज करेगा उतना अच्छा वो एसिड माना जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पहला H+ होता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी से रिलीज होता है, दूसरा वाला ज़्यादा टाइम लेता है और तीसरा वाला और भी ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना कि इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जो H+ जल्दी निकला है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा आती है, और जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मतलब जो पहला H+ निकला उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत ज़्यादा, दूसरे का कम, तीसरे का बहुत ज़्यादा कम। इसका मतलब जो पहला एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो सबसे ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू बड़ी होगी, ये और कम, ये बहुत कम होगा। तो इसीलिए जब भी अगर हमसे ऐसा पूछा जाए तो याद रखना एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू का ऑर्डर, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए ऑर्डर पूछा जाए, वैल्यू का ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो आप बताओगे Ka1 सबसे ज़्यादा, फिर Ka2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा Ka3, ऐसा कुछ हो जाएगा। Ka1 एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट स्टेप का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का हो जाता है। आया समझ में? इस बात का हर किसी को ध्यान देना है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, और इसलिए क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रश्न हो जाएगा किसके, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के, जिसके K की वैल्यू ज़्यादा हो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। इसलिए हमेशा याद रखना पहला H ज़्यादा एसिडिक, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा और भी कम हो जाता है। बताओ पॉलीप्रोटिक का केस याद आया? अगर आपको K1 K2 K3 दे दिया जाए और इस रिएक्शन का पूछा जाए कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर कल को K1 K2 K3 का ऑर्डर पूछा जाए तो बता सकते हो। ठीक है, और हमेशा याद रहे अगर एक से ज़्यादा H किसी के पास है, पहला जिसका भी हो, कोई भी एसिड होगा, पहला वाले H का, पहला वाला जो H निकलता है उस दौरान जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट था हमेशा ज़्यादा ही होगा। ठीक, ऐसा नहीं मैं केवल ये केस बता रहा हूँ H3PO4 का, बस यहीं पर आप लगाओगे, नहीं कहीं पर भी पहला H+, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड, पहला H+ अगर पॉलीप्रोटिक का केस है, पहला H निकलता है जल्दी, मतलब पहला वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद वाला आपको कम मिलेगा, और बाद वाला और ज़्यादा कम होगा। तो ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया। कह रहे हैं इन पॉलीप्रोटिक एसिड फर्स्ट H+ इज मोर एसिडिक देन सेकेंड H+, एंड सेकेंड H+ इज मोर एसिडिक देन थर्ड। तो कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1, Ka2, Ka3, K1 सबसे ज़्यादा, फिर Ka2, फिर Ka3 सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंड वाला और कम होगा, थर्ड वाला और भी ज़्यादा कम हो जाता है। चलिए, अगर आपको समझ में आया तो क्वेश्चन करके बताइए कि आपको समझ में आया। कह रहे फॉर एवरी डाइप्रोटिक एसिड of the type H2X, how would you relate ionization constant of Ka1, Ka2? अगर कोई डाइप्रोटिक एसिड है उसके पास दो H+ है, तो आप कैसे रिलेट करेंगे उसका पहला एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और दूसरा? तो बताओ पहला वाला तो ज़्यादा ही होगा दूसरे से, यही तो पढ़ा है अभी, और बताओ कि सेकेंड वाला सही हो जाता है। हमेशा ऐसा नहीं कि बताओ किसी केस में पहला कम हो जाए, हर जगह होगा यही। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए यहाँ पर, द फर्स्ट एंड सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, कौन से टाइप का? H2 है। H2 का मतलब क्या? दो एसिडिक H है यहाँ पर। पहला वाला आपको बताया गया यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 की वैल्यू आपको कह रहे हैं 10⁻⁵, Ka2 की वैल्यू कितना? 5 × 10⁻⁻10। ठीक है, तो पूछना क्या चाहता है? रेस्पेक्टिवली कह रहे ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब आपसे अगर दोनों का वहाँ पर ओवरऑल मतलब एक ही बार में दोनों निकाला जाए, तब बताओगे K बराबर Ka1 × Ka2, ये तो पूछ रहे एक ही बार में दोनों निकाला जाए तभी तो ओवरऑल होगा।
तो के ए बराबर बताओ इसकी वैल्यू कितना है 10 की पावर माइनस 5, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ। अब बताओ कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 15, कौन सा ऑप्शन जा रहा है यहाँ पर -15। ये प्लस में था, यहाँ पर ध्यान देना जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि उसको टिक कर दिया, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 आ जाता है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर होगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ की हम लोग बात करते हैं तो कैसे उसको देखा जाएगा, मतलब अगर हमें 2 एसिड दे दिया जाए, उनकी कुछ जानकारी दे दे और कह दे कि भाई एक काम करो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का रेशियो बताओ, या फिर रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसा वर्ड आपसे यूज करेगा। क्या करेगा वहां पर, कहेगा इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का रेशियो बताओ, या फिर कहेगा इनका रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। तो हम कैसे करेंगे वहां पर ध्यान दो। अब कह रहे हैं रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर कहता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ पहले वाले एसिड का अपान एसिडिक स्ट्रेंथ दूसरे वाले एसिड का। हम क्या कर रहे हैं बताओ, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बनेगा। क्वेश्चन 2 एसिड दिया जाएगा, कहेगा एक काम करो दोनों में यहाँ पर दोनों की कुछ वैल्यू देकर कहेगा बताओ इनका रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं वही चीज़ बता रहा हूँ मैं। याद रखना कि रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एसिड, पहले एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अपान एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड एसिड करते हैं। तो पहले एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अपान दूसरे एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन पहले वाले का अपान H प्लस की कंसंट्रेशन दूसरे वाले का, तो बन जाएगा रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। और जब यहाँ पर हम बात करते हैं H प्लस कंसंट्रेशन पहले का दूसरे का, अगर डायरेक्टली कहता है कि H प्लस कंसंट्रेशन पहले वाले एसिड का इतना है दूसरे का इतना है, तो हम H प्लस कंसंट्रेशन पहले और दूसरे का रख करके बता देंगे। लेकिन आपको पता है कि वीक के ऊपर सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो H प्लस कंसंट्रेशन का बताओ अभी जो हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे थे उसके यहाँ पर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते थे, C अल्फा, यही तो बताया था। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर H प्लस कंसंट्रेशन वहाँ पर लिखना चाहें तो C अल्फा, मतलब कि ये पहला वाला ये दूसरे वाला, तो C1 अल्फा 1, तो H प्लस कंसंट्रेशन दूसरे वाले के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं C2 अल्फा 2, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, पहला वाला है तो 1 1, दूसरा वाला हो तो 2 2। फिर याद रखना एक चीज़, अल्फा बराबर एक बात और सिखाया आपको, सारी चीज़ें यहाँ पर लगेंगी, किसी चीज़ को स्किप मत करना, KA अपान C, याद आया। तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं KA अपान C, तो अल्फा 1 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट KA1 अपान C1, ऐसे यहाँ पर C2 अंडर रूट KA2 अपान C2, ऐसे हो जाता है। फिर इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, इसको अगर अंदर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर होगा, फिर C1 से C1 क्या होगा कैंसिल, ऐसे यहाँ पर C2 को लेके जाएंगे अंदर, C2 का स्क्वायर हो जाता है, तो ये C2 से एक C2 कैंसिल, उसका फॉर्मूला क्या हो जाए अंडर रूट KA1 अपान KA2, और यहीं पर भी अंडर रूट KA1 अपान K अंडर रूट K1 इंटू C1 अपान अंडर रूट KA2 इंटू C2। अगर ऐसा कह दे इफ C1 बराबर C2, कह रहे मान लेते हैं दोनों एसिड की कंसंट्रेशन भी सेम है, ज़्यादातर केसेस में यही देगा। अगर कंसंट्रेशन सेम है दोनों का तो ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट KA1 अपान अंडर रूट KA2, या फिर इसको लिखा हो तो ऐसे हम कह सकते हैं यहाँ पर KA1 अपान KA2, ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है, समझ। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है, इफ C1 बराबर C2 तो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर अंडर रूट KA1 अपान KA2, ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाता है। ज़्यादातर अगर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछेगा तो यही पूछेगा, वो क्या करता है 2 एसिड देगा और दोनों एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दे देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है अंडर रूट KA1 अपान KA2 कर देना। तो कहाँ से, अगर H प्लस की जानकारी दिया तो पहले का H प्लस कंसंट्रेशन अपान दूसरे का, अच्छा C और अल्फा का दिया तो C1 अल्फा 1 अपान C2 अल्फा 2, अच्छा इसके अलावा अगर KA की जानकारी दिया तो आप बताओगे अंडर रूट KA अपान KA। C1 बराबर C2, अगर कभी क्वेश्चन में बताया ही ना कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो अगर कंसंट्रेशन बता ही नहीं रहा है और ये भी नहीं बता रहा है कि उनकी कंसंट्रेशन सेम है, तो हम मान लेते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन सेम है, तो हम फॉर्मूला क्या करते हैं अंडर रूट KA1 अपान KA2 करके वहाँ पर उनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का रेशियो का टर्म ऐसा क्वेश्चन में आए तो आपको वहाँ पर करना भी, मैं न्यूमेरिकल्स कराऊँ। चलो मैंने एसिड में तो आपको समझा दिया, तो बेस में आप क्या समझा सकते हैं,
बताओ सेम सारी चीज़ें जैसे एसिड में बताया वैसे बेस में भी हो जाएगा। कभी अगर हमसे पूछा जाए कॉन्सेप्ट रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ और वहाँ पर भी C1 बराबर C2, तो रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वही आ जाएंगे। फॉर्मूला सारी चीज़ें मैंने आपको बताई क्या होती है, अंडर रूट KB1/KB2। ठीक है, वहाँ पर KA1/KB2, यहाँ पर KB, वहाँ पर KA, ऐसे बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर क्या होगा देखो, एक क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टू एसिड HA1 एंड HA2 आर रेस्पेक्टिवली 2 × 10⁻³ एंड 2 × 10⁻⁵। कह रहा था रेशियो ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इज, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ही पूछा जा रहा है। हमें क्या दिया बताओ, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, कहीं कंसंट्रेशन का कोई चर्चा किया नहीं, इसका मतलब हम कंसंट्रेशन को क्या मान लेंगे वहाँ पर कांस्टेंट, इक्वल रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का रेशियो पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, KA1/KA2। तो अब अगर हम इनकी वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो बताओ KA1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³ और KA2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁵। बताओ 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि सेम साइन के साथ ऊपर नीचे थे। अब यहाँ पर 10⁻² होगा, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, 10⁻², और 10⁻² है और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, पावर हट जाएगा, आ जाएगा कितना 10। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही करने वाले हैं और अगले टर्न पे मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा बिहेवियर ऑफ वाटर और साथ ही साथ वहाँ पर pH कैलकुलेशन के बारे में आपको वहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना करते हैं। ठीक है, थैंक यू।